मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। सारे के सारे शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली। उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया तो उन पांचों ने बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाई। उसके बाद जो हुआ उससे तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई थी जहाँ पर घर के सभी भाइयों की सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊ जी और चाचा सभी की पत्नी थी। मैं 12 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 7 भाई थे। घर में शादी का माहौल था, क्योंकि मेरे सातों भाइयों की शादी थी और भाभी सिर्फ एक ही थी। उस समय मुझे इन सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 7 भाभियां आएगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे सातों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 6 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सबको भूलकर नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। मैं रोज देखती थी कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए होती। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पापा और मेरे पापा अच्छे दोस्त थे, इसलिए उसकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया था। सब लोगों के साथ मैं भी वहाँ गई थी। जब उनके यहाँ बारात आई तो 4 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी, इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 4 कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं वापस घर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है। एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यह एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज़्यादा भाई ना हो। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के पास बैठी थी। तभी मेरे पापा आए और माँ से कहने लगे कि सविता का रिश्ता तय कर दिया हूँ। बहुत अच्छा खानदान है और ज़मीन भी अच्छी खासी है। लड़के 5 भाई है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी। बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर यह प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का जरा भी ख्याल नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बातें की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि अब तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने
शुरू से किसी एक ही लड़का का सपना देखा था। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहे थे तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं बहुत सुंदर थी और दुल्हन के जोड़ों में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी। लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। इसी सोच में मेरा कलेजा धक धक कर रहा था। लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन पांचों ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन पांचों के साथ ही मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हम लोगों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद मुझे अपने कमरे में ले जाया गया। वहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी यह बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही मेरी सास कुछ रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो भी लोग आए हुए थे सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट करवाकर वहाँ बैठा दिया। फिर कुछ ही देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसे करते करते मेरे पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रही थी, लेकिन मैं आखिरकार कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वह लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे पग फेरे के लिए मेरे मायके ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इसके बारे में बात करूँगी। तभी मेरे वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी सविता बहुत कमज़ोर है। वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में मेरे साथ एक बार आने की बारी थी। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे दूसरे नंबर वाले पति बाकी पतियों से अलग थे। वह मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे समझते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मैंने दूसरे नंबर वाले पति यानी कि सुमित को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर मैं उनकी भी पत्नी थी। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे कहा कि तुम सुमित को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की।
इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरे सुमित के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वह भी मुझे मारपीट का शिकार बनाने लगे। सुमित को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वह बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से खबर आई कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये बात सुनते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। तो मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें सुमित छोड़ आएगा और कुछ दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम कुछ दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात सुमित की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही सुमित मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी। तभी सुमित ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुमित कहने लगे कि देखो सविता, मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ़ देखी नहीं जाती है, और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए, मुझे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा सिर्फ एक ही पति का सपना देखा है, और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपने से दूर कर दिया। तभी सुमित ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। सुमित की बातों से मुझे कुछ सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। फिर दूसरे दिन मैं मायके के लिए सुमित के साथ निकली। तभी सुमित के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो उनको वहाँ जाना पड़ा। सुमित ने मुझे मेरे मायके जाने वाली बस में बिठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे पापा के फ़ोन पर मेरे ससुर का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज सविता को क्यों नहीं भेजा। तभी मेरे पापा ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, सविता को तो सुमित ने सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर जब मैं अपने दोस्त के पास से घर आया तो मेरे पापा ने मुझसे कहा, सविता अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही बस में नहीं बिठाया था। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बस में बैठा दिया था। अब मैं भी बहुत घबरा गया था कि आखिर सविता गई कहाँ। फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर सविता की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस सविता की तलाश करने लगी। 2 दिन बाद मुझे पुलिस का फ़ोन आया कि हमें एक औरत की लाश झाड़ी में मिली है। मैं जब वहाँ गया तो वो सविता की लाश थी। सविता ने जो गहने डाले हुए थे वो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूटकर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की, लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन सविता को भुलाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं दिन रात सविता की यादों में रोता रहता। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था, तभी मुझे खटखट की आवाज़ आई। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और घर की पिछली तरफ गया। वहाँ से आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरे पापा ज़मीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने ज़मीन से एक सफ़ेद रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर घबरा गया जब मैंने देखा कि वह वही गहने थे जो उस दिन सविता पहनकर घर से गई थी। मुझे सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन यह सोचकर दुखी भी हो रहा था कि मेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने दूसरे दिन पुलिस को बुलाई और सारी बातें कह डाली। मेरे पापा मुझे गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुमित और सविता की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा कि मेरे बाकी के 4 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से सविता का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से सविता को मरवा दिया ताकि वह सुमित के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल दिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाए। पुलिस अब सविता के गुनहगार यानी कि मेरे पापा को गिरफ्तार कर चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि एक ऐसी प्रथा
जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है और अगर वह खुलकर जीना चाहे तो उसे जान से मार दिया जाता है। अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सविता की यादों को समर्पित कर चुका था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।